जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है स्प्रिंग नेक्टर के ऑफिशियल चैनल पर। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ग्लोब के बारे में। ज्योग्राफी का जो सेक्शन होगा उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका ग्लोब, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतः अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो ग्लोब में किस प्रकार का कार्य करती है और क्या उनका मुख्य कार्य रहता है और किस प्रकार से वहां से एग्जाम के अंदर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उस संबंध में हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये आज का जो वीडियो है हमारा, ये ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैल्यूएबल होने वाला है। खास करके हिमाचल प्रदेश का जो टीजीटी का कमीशन है, जेबीटी कमीशन है, टीजीटी टेट, जेबीटी टेट और कमीशन, या तो इसके अलावा ये सभी एग्जाम के लिए आपका जो है वैल्यूएबल टॉपिक रहेगा। पर स्पेशली हम आज बात करेंगे स्पेशली टीजीटी कमीशन के लिए, यहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कि भाई कौन सी अक्षांश रेखा होती है और कौन सी देशांतर रेखा होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्लोब के बारे में कि भाई ग्लोब क्या है। तो जो ग्लोब है, ग्लोब को पृथ्वी का समरूप कहा जाता है। पृथ्वी का समरूप कहा जाता है। समरूप का मतलब होता है कि एक प्रकार का नमूना, काल्पनिक नमूना, उदाहरण। क्लियर? तो ग्लोब जो होता है इसे पृथ्वी का समरूप कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम, इसी ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी पर जलीय क्षेत्र, जलीय यानी आपके जो महासागर है या फिर आपके जो सागर है या फिर नदियां हैं, झीलें हैं, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा हम इसके माध्यम से ही महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों जितने भी हमारे धरती पर महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, जितने भी हैं, उन सभी महाद्वीपों का और जलीय क्षेत्रों का, इसके अलावा किसी देश की लोकेशन या फिर उसकी जलवायु का अध्ययन हम ग्लोब के माध्यम से ही करते हैं। ग्लोब के माध्यम से ही करते हैं। तो इसमें जो ग्लोब है हमारा, जो ग्लोब है, ग्लोब में कुछ रेखाएं निर्धारित होती है। जो ग्लोब है उसमें कुछ क्या होती है, रेखाएं निर्धारित होती है, जिनमें से कुछ अक्षांश रेखाएं होती है और कुछ क्या होती है, देशांतर होती है। तो सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, अक्षांशीय रेखा, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। पहली बात तो ये होती है दोस्तों कि जो आपका ईस्ट और वेस्ट, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो अगर नॉर्थ एंड साउथ को अलग करने वाली जो रेखा है, यानी जो उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने वाली रेखाएं होती है, सारी की सारी जो इस प्रकार की रेखाएं होती है, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि अक्षांश रेखाएं कैसी रेखा होती है। जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींच सकते हैं इनको, या पश्चिम से पूरब की तरफ खींच सकते हैं, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्लियर? क्योंकि ये रेखाएं काल्पनिक होती है दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं होती है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जलवायु का अध्ययन कराना, स्टडी क्लाइमेट। क्लाइमेट सर्दी, गर्मी, बरसात, मॉनसून, ये सब प्रकार का जो जलवायु है वो कौन बताती है, आपकी अक्षांश रेखाएं बताती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो दोस्तों जो देशांतर रेखाएं होती है ये उत्तर से, यानी नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, इस तरीके से, ऐसे। ये जो रेखाएं होती है ग्लोब में, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची जाती है, इनको आपका जो है देशांतर रेखाएं कहती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो दोनों में मेन बात यह है कि दोनों काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये हमें बताती है समय और तिथि का ज्ञान कराती है। समय और तिथि का ज्ञान कराती है ये, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो जलवायु का ज्ञान कराती है। अक्षांश रेखाएं ज्ञान कराती है जलवायु का और देशांतर रेखाएं ज्ञान कराती है समय का, ठीक है। तो
तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कौन कौन से प्रमुख अक्षांश होते हैं और किस प्रकार के अक्षांश कितने डिग्री पर होते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखा, तो जो अक्षांश रेखाएं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो रेखा है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में अक्षांशीय आधार पर विभाजित करने वाली जो रेखा है, जो आपकी 0 डिग्री पर स्थित होती है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा इसे कहते हैं, या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है, जो कितने डिग्री पर स्थित है तो दोस्तों 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री से इस तरफ का जो एरिया है उसे नॉर्थ कहते हैं, और 0 डिग्री से नीचे का जो एरिया है उसे साउथ कहते हैं। यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में पृथ्वी को विभाजित करने वाली अक्षांशीय रेखा कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? विषुवत यानी भूमध्य रेखा। इसी के साथ आगे जैसे ही 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री उत्तर में जाते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको एक रेखा मिलेगी जिसका नाम होता है कर्क रेखा। क्या नाम होता है दोस्तों? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ, 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ, ठीक है, 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री साउथ में। ये नॉर्थ में है और ये साउथ में। इसी तरीके की एक रेखा है जिसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 23.5 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जाते हैं लगभग 66.5 डिग्री तक, तो यहां पर एक रेखा आती है जिसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त रेखा। क्लियर? तो ये आर्कटिक वृत्त रेखा है। और इसी तरीके से 66.5 डिग्री दक्षिण में यहां पर भी एक रेखा आती है, अक्षांशीय रेखा है, जिसे कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त रेखा। अंटार्कटिका वृत्त रेखा, वृत्त रेखा। तो ये प्रमुख अक्षांश है आपके पास जिनको आपने ध्यान रखना है। अब इनका काम क्या है, तो यहां पर अभी हम समझेंगे कि इनका ये काम क्या है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांशीय रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विषुवत रेखा। इज इट क्लियर? दूसरा 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर जो में जो रेखा है उसका नाम है आर्कटिक वृत्त रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसका नाम है अंटार्कटिका वृत्त रेखा। अब देखिए, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, कईयों बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि भाई दिन और रात बराबर कहां होते हैं? दिन और रात बराबर कहां होते हैं? तो यहां समझ लीजिएगा कि ये जो आपका ये जो क्षेत्र है ये वाला, क्लियर, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण। ये जो क्षेत्र है यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पर रहती है, मतलब सीधी रहती है। ठीक है, यहां पर जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी रहती हैं, और जिसके कारण यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहां पर जो है सबसे गर्म इलाका रहता है। ये जो बीच का जो क्षेत्र, जो तीनों रेखाओं के बीच की जो बेल्ट है, इसके बीच में जितने भी देश आते हैं दुनिया के, वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। वहां पर दिन और रात क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर? यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट। क्लियर? तो अक्सर ऐसा होता है यहां पर, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। कईयों बार क्या होता है, सूर्य कर्क की स्थिति पर होता है, कईयों बार मकर की स्थिति पर होता है, और कईयों बार इक्वेटर की स्थिति पर होता है। अगर हमारा सूर्य, दूसरी बात आपने एक और ध्यान रखना, ये तो दिन रात की मैंने बात करी कि बराबर कहां होते हैं, कारण क्या है उसका? सूर्य के किरणों का लंबवत होना, इसी कारण से दिन रात बराबर होते हैं। दूसरी बात कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर सूर्य की किरणें कितने से कितने डिग्री तक जा सकती है, तो आपने ध्यान रखना केवल 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण तक केवल सूर्य का प्रकाश जा सकता है। परंतु कईयों बार स्थिति ऐसी होती है
कि जब सूर्य इसकी सीध में होता है, कर्क के ऊपर होता है, जब हमारा सूर्य कर्क की स्थिति पर होता है तब यहां तक पूरा उत्तरी ध्रुव जो है वो लाइट रहता है यहां पर, परंतु यहां पर फिर ये जो 66.5 डिग्री से नीचे वाला भाग है वहां पर क्या हो जाएगी, रात रह जाएगी। ठीक है, और जब हमारा सूर्य आपका जो मकर की स्थिति पर होता है तब आपका इस एरिया में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ये जो 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है दोस्तों, इसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और इसी तरीके से यहां पर 66.5 से 90 के बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कई बार क्या होता है, आपसे प्रश्न भी आ जाता है कई बार कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहां होती है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात इन्हीं ध्रुवों पर होता है, परंतु एक साथ नहीं होता है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारा सूर्य कर्क की स्थिति में है, कर्क के ऊपर है, तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक दिन रहेगा, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक दिन रहेगा, तो फिर यहाँ 6 महीने तक क्या रहेगी, रात रहेगी। अगर हमारा सूर्य मकर की स्थिति पर है तो यहाँ 6 महीने का क्या रहेगा, दिन रहेगा, और ऊपर 6 महीने की क्या रहेगी, रात रहेगी। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। और दिन रात बराबर कहां होते हैं, तो या तो आप भूमध्य रेखा के ऊपर बोल लो, या फिर आप कर्क और मकर के बीच में बोल लो। तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या भारत में दिन और रात बराबर होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो क्या कारण है, बराबर ना होने के क्या कारण है, और भारत के किन क्षेत्रों में दिन और रात बराबर होते हैं और क्यों होते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने थोड़ी मुख्य जो है प्रमुख अक्षांशों के बारे में अभी बात करी। अभी थोड़ी हम बात कर लेते हैं अन्य अक्षांशों के बारे में, कि जो अक्षांश रेखाएं होती है इनकी संख्या कितनी होती है और किस तरीके से ये कार्य करती है। तो सबसे पहले जो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है। घूर्णन का मतलब है जब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, और परिक्रमण का मतलब है जब वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, पहली बात तो ये है कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं इस तरीके से, ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं जितने भी है, इनके बीच का कईयों वाली अंतराल आपसे पूछा जाता है या डिस्टेंस पूछा जाता है। ये जो रेखा है बीच वाली, ये 0 डिग्री की रेखा है जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, मैंने बता दिया था आपको पहले ही। यह वाला जो पॉइंट है 0 डिग्री से जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे, टोटल यहां पर होगा 90 डिग्री का पॉइंट, और इसी तरीके से यहां भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्लियर, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है दोस्तों, इन अक्षांशों के बीच में वो रहता है 1 डिग्री का। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। कई बार 1 डिग्री को किलोमीटर में भी पूछ लेता है, तो 1 डिग्री जो बराबर है वो कितने किलोमीटर के बराबर है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है अक्षांश का। ध्यान रखना, जो अक्षांश का 1 डिग्री होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। क्लियर, तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ध्रुव की तरफ जाओगे, 90 डिग्री की तरफ जाओगे इक्वेटर से, वैसे वैसे इन रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। लंबाई कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। ध्यान रखिए ये बात कि इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती है, और जैसे ही आप ध्रुव से नीचे की तरफ आओगे इक्वेटर की तरफ, तो ये लंबाई बढ़ती जाती है। मतलब ये रेखाएं सेम लंबी नहीं होती, यहां से यहां तक ये लंबे वाली है, फिर थोड़ी छोटी, फिर छोटी छोटी, ऐसे करके। क्लियर, तो अभी हमने देखनी इनकी संख्या कितनी होती है। जब इनके और इनके बीच में 1-1 डिग्री का डिस्टेंस होता है, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां से इधर तक कितनी रेखाएं होगी, 90। उसी तरीके से यहां से यहां तक भी कितनी होगी, 90 होगी। और एक आपकी ये बीच वाली हो गई, कितनी हो गई, अगर हम रेखाएं देखें तो कितनी हो जाएगी, 181। परंतु 181 इसका सही जवाब नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे रेखाएं कम होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आता है जब यहां पर पॉइंट आएगा, ओनली रेखा नहीं होगी, पॉइंट होगा, केवल बिंदु होगा। उसी तरीके से यहां भी जब रेखाएं छोटी छोटी होती जाएगी तो यहां पर वो बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल रेखाओं में से 2 हमारे पास क्या है, यहां पर पॉइंट है, बिंदु है। तो कुल में से हम कुल रेखाओं में से 2 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो आएगा 179। ये आपकी रेखाएं हैं। तो दोस्तों रेखाएं कितनी है, 179। और बिंदु पूछा, देखिए कोई बिंदु रेखा जरूर हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई रेखा है तो इसको हम बिंदु के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए रेखाएं हैं तो बिंदु के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर, कोई रेखा बिंदु जरूर हो सकता है, परंतु कोई बिंदु रेखा नहीं हो सकती, कोई बिंदु रेखा नहीं हो सकती। इसीलिए टोटल अगर बिंदुओं की बात करें, कुल पॉइंट्स अगर आपसे पूछे तो टोटल 181 है, और रेखाएं अगर आपसे पूछी जाए तो 179 है। और किसकी, अक्षांश की, किसकी, अक्षांश की। तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर, इसी तरीके से आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाओं की अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो देशांतर रेखाएं होती है ये हमें समय का ज्ञान कराती है।
ये हमें किसका ज्ञान कराती है दोस्तों? समय का ज्ञान कराती है, टाइम। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है और घूर्णन गति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर दिन और रात बनने की घटना होती है। और इसी दिन और रात बनने की घटना के कारण कुछ देशों में क्या होता है, दिन रहता है, और कुछ देशों में क्या रहती है, रात रहती है। और इसी को देखने के लिए क्या है, हमने क्या है, देशांतर रेखा यहां पर ली है। तो सबसे पहले देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो देशांतरी आधार पर अगर मुझे पृथ्वी को विभाजन करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, इसको ऐसे, ठीक है। ये देशांतरी रेखा मैंने आपको बताई थी, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है या दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची जाती है, इनको हम देशांतर कहते हैं। तो ये जो रेखा है ये डिसाइड कर रही है कि यहां से इधर को क्या होगा, पूरब, और यहां से इधर का क्या होगा, पश्चिम। क्लियर? तो पूरब और पश्चिम को मैं पृथ्वी को विभाजित कर रही है। क्लियर? ये जो रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर। यहां से इधर को कुल जो देशांतर होते हैं वो 180 होते हैं, और यहां से इधर भी रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। टोटल दोस्तों ये कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी कुल जो है अपने आप में कितने डिग्री फैली हुई है? 360 डिग्री। और इसी तरीके से अगर देशांतर रेखाओं के बीच में डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है इनका इस तरीके से, तो इनके बीच में डिग्री में अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कितने डिग्री का अंतराल होता है, तो यहां पर भी आपने 1 डिग्री ही ध्यान रखना। जो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री है, परंतु ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। किलोमीटर में आपने ध्यान रखना 111.5 किलोमीटर के बराबर होता है देशांतर का 1 डिग्री। किसका? देशांतर का 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111.5 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि अक्षांश का 1 डिग्री ओनली 111 किलोमीटर था। तो यही आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट किस में लगाना है और पॉइंट किस में नहीं लगाना है, ठीक है। डिग्री में दोनों में सेम है, परंतु किलोमीटर में दोनों अलग अलग है। क्लियर? तो इसी तरीके से इनके बीच में भी कितने 1-1 डिग्री का डिस्टेंस है, तो इस साइड को 180 है और इस साइड को भी 180 है। इसी तरीके से 360 टोटल रेखाएं हो जाएगी। क्लियर? समझ गए बात? तो ये थी आपकी देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। क्लियर बात सबको? तो यही हमारे को टाइम बताती है, इसी को हम टाइम जोन भी कहते हैं। ये हमारा टाइम जोन भी है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मिडल टाइम जोन, ग्रीनविच मिडल टाइम जोन, जो कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से लिया गया है। ग्रीनविच जो शहर है इंग्लैंड से लिया गया है। यहां से इधर का टाइम दोस्तों अलग रहता है और यहां से इधर का टाइम थोड़ा अलग रहता है। क्लियर? और जो ये टाइम जोन है, ये जो आपका टाइम जोन है, अगर आप इस टाइम जोन से पूरब की तरफ आते हैं, अगर इस टाइम जोन से आप पूरब की तरफ आते हैं तो आपका एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर आप इस टाइम जोन से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन आपका कम हो जाएगा, केवल तारीख के हिसाब से, वॉच में, घड़ी में, ठीक है। हाँ, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम जोन के पूरब की तरफ आने पर एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम की तरफ जाने पर एक दिन कम हो जाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमने बात किया आज अक्षांश और देशांतर के बारे में। आगे हम कल बात करेंगे ग्लोब में या फिर पृथ्वी में भारत की स्थिति क्या है। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।